हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू किया और उसमें हमने क्या देखा कि जब भी कोई कॉइल है और उस कॉइल में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो क्या होती है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये चैप्टर क्या है, पूरा उसी पे बेस्ड है। और उसके बाद हमने फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट देखे और वो जो भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो होती कैसे। जब भी जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही होगी किसी कॉइल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। यदि किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कॉइल का, मतलब जितनी भी फील्ड लाइंस पास हो रही है वो चेंज हो रही है उस कॉइल की, तो क्या होती है, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। और उसी ईएमएफ के इंड्यूस होने के कारण क्या होता है, एक करंट इंड्यूस होता है। जो क्या करता है, वो करंट क्यों इंड्यूस होता है, क्योंकि वो चाहता है वो कॉइल कि उसके अंदर का जो भी फ्लक्स है वो चेंज ना हो, और उसी को वो रेजिस्ट करने के लिए क्या करता है, करंट इंड्यूस करता है। इसी के बारे में हमने देखा, फैराडे की लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ के बारे में देखा हमने कि फैराडे ने क्या लॉ दी, और वही उन्होंने यही लॉ दी थी कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। फिर उसके बाद हमने लेंसेज लॉ के बारे में बात करी। लेंसेज लॉ क्या बताता है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, किसी भी कॉइल में जो भी ईएमएफ इंड्यूस हुई उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। और एक और तरीके से हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते थे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट तो किसके लिए यूज होगा, फोर्स निकालने के लिए किसी कंडक्टर में। तो राइट हैंड रूल से भी हमने क्या देखा कि उसका डायरेक्शन देखा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में बात किया कि उसका रिलेशन क्या था, बी वी एल का जो भी रिलेशन था उसके बारे में हमने देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आएंगे, पहला हमने मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें वही था कि कैसे वो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, वो उसका नेचर क्या है, कैसे इंड्यूस होती है वो, उसके फॉर्मूले क्या है, उसका डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे लेंजेस लॉ से। यही सब चीजों के बारे में पूरा पहला मेजर टॉपिक था, इसका पहला मेजर पार्ट था। अब जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड वाला पार्ट होगा पूरा इंडक्टेंस के ऊपर, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये क्या होगा, इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम ये चीज देखेंगे, पहले पार्ट में हमने ये देखा कि कोई भी कॉइल के बाजू वाले कॉइल के कारण क्या होता था, इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती थी। मतलब यदि हम फ्लक्स चेंज करें इस कॉइल का तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होती थी। सेकंड वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी कॉइल, यदि कोई वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब उस करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी। उसका वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हम बोलेंगे उस वायर का क्या है, फ्लक्स लिंकेज। अब यदि एक ही वायर में करंट चेंज होता है तो वो करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो भी चेंज होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण भी एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, सिर्फ एक ही वायर में, या हम एक ही कॉइल बोले किसी में भी। तो इस चीज के बारे में हम देखेंगे कि इसमें सेल्फ इंडक्टेंस में पहले हमने देखा कि किसी दूसरे कॉइल के कारण एक कॉइल में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि उस कॉइल के कारण फर्स्ट वाले कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जा रहा है। अब हम देखेंगे कि सिंगल, यदि पर्टिकुलर एक ही कॉइल है तो उस कॉइल में करंट चेंज होने के कारण ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रही है। तो यही सब चीज देखते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस में। म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर वही वाला पार्ट आ जाता है, पहला वाला, कि दोनों कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो दोनों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो वाली चीज। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा फोर्थ पार्ट है। इसके पहले हमने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में, तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। कौन सा, हमारा 6th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो एक बार टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में देखें तो हम कौन से चैप्टर में, अपने 6th चैप्टर में है। इसके पहले की भी हमने क्या कर लिए, 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि जो भी आगे का, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी मेन मैग्नेटिज्म का ही बहुत सारा चीजें आ रही है, और वो 4th और 5th पढ़ने से क्या होता है, और जबरदस्त तरीके से समझ में आता है। सारे चैप्टर क्या है, एक दूसरे से लिंकेज है। यदि आप अचानक से कोई चैप्टर बीच से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत सारा डाउट होगा, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। मगर आप स्टार्टिंग से पूरी चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आपको हर एक चीज क्या होगी, क्लियर होगी, क्योंकि सबके कंसेप्ट क्या है, पीछे पीछे जाके क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं। तो हम अभी कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने 5 पढ़ लिए हैं, जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, तभी क्या होगा, उनके कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम अपने जो चैप्टर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखें तो हमने पहला मेजर पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें फैराडे की लॉ थी, वही कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। और मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में हमने देखा, जो BVL का जो फॉर्मूला था हमारा ईएमएफ का, उसके बारे में हमने देखा। लेंजेस लॉ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सब इसी में हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या करेंगे, सेकंड मेजर पार्ट शुरू करेंगे, जो उसका सेकंड मेजर पार्ट किस पे रहता है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमिना में रहता है। ये क्या होगा, एक प्रकार का जैसे रेजिस्टर रहता है,
उसका आर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, अब एक और क्या आता है, इंडक्टर आता है। तो इसमें हम इंडक्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत सारी चीजें देखेंगे और इंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसका कोफिशिएंट देखेंगे, मतलब कोफिशिएंट सेम ही चीज होती है एक प्रकार से इंडक्टेंस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंडक्शन के बारे में। पहले हम थ्योरेटिकल वे से इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, तो क्या होगी, चीजें हमें लिए और क्लियर हो जाएगी। देखते हैं डिटेल में। पहले एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी इंड्यूस, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट कैसे इंड्यूस हो सकता है, इन ए कॉइल बाय फ्लक्स। पार्ट में हम पूरा यही समझ के आए हैं कि किसी भी कॉइल में कैसे करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होगा का मतलब क्या है, ईएमएफ इंड्यूस होगी। क्यों इंड्यूस होगी, यदि उससे रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा, मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास हो रही है, यदि उसमें चेंजेस आया तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। फ्लक्स का मतलब वही रहता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। प्रोड्यूस्ड बाय अनदर कॉइल इन इट्स विसिनिटी, किसी दूसरे कॉइल के कारण क्या हो रहा था, पहले वाले कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा था, और फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस्ड बाय द सेम कॉइल। और जो ये वाला हिस्सा है कि उसी कॉइल के द्वारा फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस करने वाला हिस्से को मेन हम यहां पे देखेंगे। तो मेन हम यही चीज के बारे में इस टॉपिक में मेन बात करेंगे। हमने प्रीवियसली ये देख लिया है कि दूसरे कॉइल के कारण पहले वाले कॉइल में यदि हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करें तो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। ये चीज हमने पहले पार्ट में पढ़ा। These two situations are described separately in this topic, मतलब हम क्या देखेंगे, इसी situations के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला सेल्फ इंडक्टेंस थोड़ा सा अलग है चीजों से, म्यूचुअल इंडक्टेंस लगभग सेम ही चीज है जो हमने पहले मेजर टॉपिक में पढ़ा है। सेल्फ इंडक्टेंस समझ गए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आसानी होगी। However, in both the cases, the flux through the coil is proportional to the current. फ्लक्स टू दी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू दी करंट। ठीक है, दोनों केस में होता है। पहले वाले केस में मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है वो करंट के कारण ही प्रोड्यूस हो रही है, तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल तो होगा ही होगा। फ्लक्स लिंकेज ऑफ ए क्लोज्ड बाउंड कॉइल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, मतलब फाई भी क्या होगा, जो भी फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मगर जब हम इंडक्शन शुरू करते हैं तो यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की बात आती है। पहले में तो हमने एकदम इजीली समझ सकते हैं कि इस कॉइल के कारण इस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रही है, क्योंकि ये कॉइल का करंट चेंज हो रहा है, इसके कारण इसमें जो फ्लक्स जा रहा है वो चेंज हो रहा है। ये चीज हम पहले वाले में समझ सकते हैं। यहां पे हम सेल्फ इंडक्टेंस में हम क्या देखेंगे कि यदि कोई कॉइल है और उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब सिंपल एक वायर में करंट फ्लो होता है तो हम थंब रूल से बता सकते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। अब जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है उसी कारण वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और वही उसका फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा, हम बोलेंगे उसी का मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब यदि उस वायर में या उस कॉइल में करंट चेंज होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास बन रही वो वेरी होगी, और वो कॉइल क्या करेगा, सब कॉइल की प्रॉपर्टी रहेगी कि वो अपने अंदर का फ्लक्स लिंकेज चेंज को अपोज करेगा। यदि उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो अपोज करेगा ही और एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा ही करेगा। तो यहां पे हम पहले बात करेंगे एक सिंगल कॉइल के बारे में। एक सिंगल कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट यदि वेरी किया तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी होगी और उस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज हुआ कॉइल का तो कॉइल एक ईएमएफ तो इंड्यूस करेगा ही करेगा। यहां पे हम दूसरे के कारण नहीं देखेंगे, यहां पे खुद के कारण ही देखेंगे। उसी कॉइल में यदि करंट चेंज हो रहा है तो उसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। इस चीज के बारे में बात करेंगे हम सेकंड टॉपिक के पहले सेक्शन में। फिर म्यूचुअल इंडक्शन वाला पार्ट तो वही हो जाता है। तो यहां पे ये रिलेशन देख के लोगों को डाउट हो सकता है कि हमने तो देखा है कि जो करंट होता है वो क्या होगा, वहां पे हमने रिलेशन देखा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो वहां पे वो दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, यहां पे खुद के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में है ये उसी कॉइल का है जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। तो उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके कारण प्रोड्यूस होगा, उसी की फील्ड के कारण प्रोड्यूस होगा। अब जितना उस कॉइल में करंट स्ट्रांग रहा तो उसकी फील्ड भी स्ट्रांग रहेगी और जितना ये करंट वेरी हुआ उतना उसका फ्लक्स भी वेरी होगा। ठीक है, तो ये उसी कॉइल के बारे में यहां पे बात चल रही है। ठीक है, इंडक्टेंस के बारे में एकदम अच्छे से समझते हैं क्या होता है इंडक्टेंस। पहले थ्योरेटिकल वे में हम अच्छे से पूरा समझ लेते हैं, फिर डिराइव तो करेंगे ही करेंगे। तो फर्स्ट हम देखें, इंडक्टेंस इज ए टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ये क्या होती है, एक उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोले या कॉइल बोले, सिर्फ एक कॉइल, टू अपोज द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या, किस चीज को अपोज करने की, जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसका यदि चेंज हुआ, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ी या करंट की वैल्यू कम हुई तो वो उसको अपोज करेगा। ये एक ही कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। थ्रू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ये चीज हम पहले मैग्नेटिज्म में एकदम अच्छे से पढ़े कि कहीं भी यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और उसका हम डायरेक्शन कैसे देखते थे, थंब हमें
ये वाले रूल से यदि थंब हमें करंट का डायरेक्शन बताएगी तो फिंगर्स को जब हम कर्ल करेंगे तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड बता देगी। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी, करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी। ये डायरेक्शन हम जानते हैं। तो ये जो वायर है, जो कॉइल है, वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अभी कोई दूसरा उसमें प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। यहाँ पे उस खुद कॉइल की हम बात कर रहे हैं और उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या हम कॉइल बोले, उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी होगी। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। उसी के करंट के कारण उसी में मैग्नेटिक फील्ड। द फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। तो जो हमने रिलेशन देखा फाई इक्वल टू आई, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वो रिलेशन क्या है, जिस भी कंडक्टर में जो करंट बह रहा है वो करंट जितना स्ट्रांग होगा उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उतनी स्ट्रांग होगी। क्योंकि मूविंग चार्जेस तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जितना करंट स्ट्रांग हुआ उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। एंड फॉलोज एनी चेंज इन दी करंट। और क्या करेगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा फॉलो करेगी। यदि करंट कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी क्या करेगी, स्ट्रेंथ बढ़ा लेगी। मतलब वो करंट पे ही पूरा डिपेंड करेगी। फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए सर्किट इंड्यूस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ वोल्टेज इन द कंडक्टर। और फैराडे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ से हम जान सकते हैं कि यदि कहीं पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगी, वो चाहेगा ही नहीं जो भी चीज है कि उसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो। अब यहां पे भी एक कॉइल में यदि करंट बह रहा है और वो करंट यदि वेरी किया तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड वेरी हुई तो वो जो कॉइल है, वो जो कंडक्टर है, उसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होगी एक ही में होगी। हमने पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा कि कोई दूसरा उसमें फ्लक्स चेंज करवा रहा था, उसमें कुछ नहीं था। अब हम उसको खुद देख रहे हैं, उसकी खुद की एक प्रकार की इनर्शिया के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो फैराडे लॉ से हम जानते हैं कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगी होगी, चाहे वो किसी के भी करंट के कारण हो, उसके करंट के कारण हो या उसके बाजू वाले के कारण हो। दिस इंड्यूसेस वोल्टेज क्रिएटेड बाय द चेंजिंग करंट हैज द इफेक्ट ऑपोजिंग द चेंज इन द करंट। और इसी के कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हुई, वोल्टेज इंड्यूस होगा। और वो क्यों इंड्यूस होता है, क्योंकि उसी कॉइल में, उसी कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, इसलिए। दिस स्टेटेड बाय लेंसेस लॉ एंड वोल्टेज इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। और इसका डायरेक्शन, तो वो लेंसेस लॉ क्या मदद करती है, हमें डायरेक्शन पता करने में मदद करती है जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। और यही जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, ईएमएफ क्या है, एक प्रकार का वोल्टेज है। इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, बैक वोल्टेज बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो करंट का जो चेंज है उसको अपोज करेगा, करंट को चेंज होने नहीं देगा। मतलब एक प्रकार से वो करंट की इनर्शिया जैसा काम करेगा। इनर्शिया क्या बोलती है, कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुके ही रहेगी जब तक उसमें हम फोर्स ना लगाएं। तो यहां पे हमें एक चीज और देखने को मिलेगी कि यदि हमें करंट का फ्लो कराना है तो हमें थोड़ी ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, क्योंकि वो रेजिस्ट भी कर रहा है उसको, चेंज को, करंट के चेंज को या करंट के फ्लो। तो ये होता है इंडक्टेंस। एक कॉइल से ही वो रिलेटेड रहता है, किसी दूसरे के कारण नहीं। उसी में यदि करंट चेंज हुआ तो उसी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा और उसी में एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला रिलेशन अब हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आई के प्रोपोर्शनल होगा। ये एक ही कॉइल का है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये उसी की मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के था, ये चीज हमने देख ली। जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, मतलब करंट के प्रोपोर्शनल है, उसी की मैग्नेटिक फील्ड का वो फ्लक्स है। ठीक है, इफ ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल डज नॉट वेरी विद टाइम, यदि कॉइल की ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, कॉइल बड़ा छोटा नहीं होता, कुछ चेंज नहीं होता, तो जो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डी बाई डी टी से वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी आई बाई डी टी। ये हम दोनों की तरफ कर सकते हैं। फॉर ए क्लोजली वुंड कॉइल ऑफ n टर्न्स, अब क्या है, वो जो कॉइल में हम मान लेते हैं, अभी हमने एक ही टर्न के लिए देखा, यदि उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद ऑल द टर्म्स। जो सेम मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई भी, वो सारे टर्म के साथ सेम रहेगा और वो n टाइम्स बढ़ाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स को। व्हेन द फ्लक्स फाई बी थ्रू द कॉइल चेंजेस व्हेन करंट चेंजेस, अब किसी भी कॉइल में क्या होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा। कब चेंज होगा, उसी कॉइल में, जब उसी कॉइल में करंट चेंज होगा। उसी में करंट चेंज होगा तो उसकी फील्ड चेंज हो जाएगी, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ईच टर्न्स कंट्रीब्यूट टू द इंड्यूस ईएमएफ, और जितने उसमें टर्म्स रहेंगे, जितने उसमें टर्न्स रहेंगे ज्यादा, उतना ही वो कंट्रीब्यूट करेंगे और बैक ईएमएफ को, और वो ईएमएफ क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। देयरफॉर द टर्म कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज इज यूज्ड व्हिच इज इक्वल टू n phi b।
अब इसलिए हम यहाँ पे क्या टर्म यूज करते हैं, फ्लक्स लिंकेज। ये फ्लक्स लिंकेज टर्म यूज करने का मतलब ये है कि जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसी कॉइल की मैग्नेटिक, उसी करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी का फ्लक्स है, तो उसी के लिए हम उसको फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। जिस कॉइल का करंट है, जो भी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसी की मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स है, इसलिए हम उसी कॉइल का फ्लक्स लिंकेज बोलेंगे इसको। तो वो n नंबर ऑफ टर्न्स रहे तो वो n नंबर ऑफ फ्लक्स को बढ़ा देगा, जितना भी फ्लक्स चेंज होगा उसमें वो n टाइम्स बढ़ा देगा उसको। एक कॉइल था उसमें जो फ्लक्स चेंज हुआ n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, तो वो और n टाइम्स फ्लक्स चेंज को बढ़ा देगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, n5b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो सीधा करंट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना भी उस कॉइल में फ्लक्स जनरेट हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, वो करंट के ही प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज्यादा करंट हुआ उतना ज्यादा उस कॉइल का फ्लक्स बढ़ेगा, उतनी ज्यादा उसकी फील्ड लाइंस बढ़ेगी। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब यदि ये रिलेशन को हम देखें तो φb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। ये चीज हम जान रहे हैं क्योंकि यही करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस करेगा और इसी का फ्लक्स होगा। n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो n मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हटाने के लिए जो हम कांस्टेंट यूज करेंगे वही क्या होगा, इंडक्टेंस बोलते हैं उस कांस्टेंट को। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इंडक्टेंस। जो भी उस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करेंगे, वो अभी हम डेरिवेशन में देखेंगे कैसे होता है, उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं, विच इज बेसिकली ए मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू द करंट। एक प्रकार का क्या है, वो मेजर है किसका, फ्लक्स बाई करंट का। कैसे हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला रिलेशन यदि हम देखें, यहां पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको वहीं रख दें और इस आई को यहां डिवाइड में भेज दें, तो जो भी कांस्टेंट है वो किसका रेशियो है, फ्लक्स बाई करंट का ही तो रेशियो है वो एक प्रकार का। तो यूनिट भी उसकी वैसी होगी इंडक्टेंस की। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। अब जो इंडक्टेंस है डिपेंड्स ऑन दी ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड इंटेंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज। जो भी इंडक्टेंस होता है वो उस कॉइल की किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। और इंटेंसिव मटेरियल प्रॉपर्टीज मतलब मास डिपेंडेंट नहीं रहती उसकी प्रॉपर्टी। ये एक प्रकार का ऐसा ही कांस्टेंट है जैसा हमारे किस में आता था, कैपेसिटर में आता था कांस्टेंट हमारा। दिस एस्पेक्ट इज एकिन टू कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस रहता था वो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता था, कैपेसिटर में वो किस पे डिपेंड करता था, प्लेट के बीच का डिस्टेंस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता था। तो वो किसकी प्रॉपर्टी थी, एक प्रकार के कैपेसिटर की ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी थी कैपेसिटेंस। तो सेम यहां पे इंडक्टेंस भी क्या है, एक प्रकार की वो कॉइल की ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है। इंटेंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है, इंटेंसिक मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अलग डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस के लगभग जैसा है ये, अकिन टू दी कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जहां हम यूज करते हैं कैपेसिटेंस को, विच डिपेंड्स ऑन प्लेट एरिया, प्लेट सेपरेशन जिसको हम डी से डिनोट करते थे, ज्योमेट्री एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मतलब यदि पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में हम क्या करते थे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब एक प्रकार का इंसुलेटर डाल देते थे, तो वो और चार्ज स्टोर करता था। क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या करते थे, डायपोल रोटेट करके एनर्जी स्टोर कर लेते थे अपने में, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है के पे। तो एक प्रकार का इंडक्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस जैसा ही है। द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज टेस्ला मीटर स्क्वायर बाय एम्पियर। क्या है इंडक्टेंस, क्या है, एक प्रकार से फ्लक्स और करंट का रेशियो है वो। तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, और करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं, एच। अब ये नेम किसके हुआ, नेम्ड आफ्टर, नेम इन द ऑनर ऑफ जोसेफ हेनरी who discovered electromagnetic induction in USA independently of Faraday in England। और हम देखे थे कि ये पूरा चैप्टर किस पे रहेगा, दो लोगों पे बेस्ड रहेगा, फैराडे और हेनरी के ऊपर। तो फैराडे की तो हमने पूरी चीज देख ली। अब ये वाला वर्क क्या आता है, मेन हेनरी का आता है। उन्होंने इसको डिस्कवर किया और इन्होंने अलग से इंडिपेंडेंटली यूएसए में ये चीज को डिस्कवर किया, जब उसी टाइम फैराडे ने ये चीज इंग्लैंड में डिस्कवर कर रही थी अलग वे में। तो इसलिए हम दोनों की चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। फैराडे जितना भी चीजें डिस्कवर करी वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम देख रहे हैं हेनरी का इंडक्शन के बारे में। तो इसीलिए इंडक्शन की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, जो उनके नेम के ऊपर गई है। ओके, तो हमने देखा एक डिटेल नॉर्मल तरीके से कि क्या होता है अभी इंडक्शन। अभी भी नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, आगे हम डिराइव तो करेंगे ही करेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा जब हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करेंगे। तो ठीक है, अब यदि इसके डायमेंशन के बारे में बात करें इंडक्शन का, तो वही होगा एक प्रकार से फ्लक्स और जो करंट का डायमेंशन होता है ml² t की पावर -2 a की पावर -2। a क्या है हमारा, एम्पियर है। और इंडक्शन क्या है, एक प्रकार से स्केलर क्वांटिटी है। Induction is a scalar quantity which plays same role as electric circuit as played by inertia in mechanics।
और एक प्रकार से क्या बताता है ये इंडक्टेंस, सेम जैसे मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो इनर्शिया का रोल रहता है, सेम वहां पे इंडक्टेंस वही रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। मतलब वो क्या करेगा, जो भी करंट का चेंज हो रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। करंट बढ़ा तो वो उसको अपोज करेगा, करंट कम हुआ तो भी वो उसको अपोज करेगा। तो एक प्रकार से क्या हुआ, इनर्शिया का ये रोल प्ले कर रहा है यहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम, अभी हमने ओवरऑल इंडक्टेंस के बारे में देखा, अब हम उसको अलग अलग पढ़ लेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे देखेंगे, एक ही कॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब जब दो कॉइल है, प्राइमरी सेकेंडरी, तो उससे रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेस change in the strength of current flowing through it by inducing an EMF itself. सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, एक कॉइल की प्रॉपर्टी है। वो कॉइल क्या करेगा, उसके अंदर यदि वो कॉइल में करंट चेंज हुआ, मतलब करंट बढ़ा या करंट कम हुआ, तो वो उसको अपोज करेगा। और उसको वो कैसे अपोज करेगा, खुद ही एक ईएमएफ इंड्यूस करके, अपोजिट मतलब उसी करंट को, उसके फ्लक्स ना चेंज हो। ऑब्वियसली बात है ये फ्लक्स पे ही डिपेंड होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही डिपेंड होगा, क्योंकि कॉइल में करंट बह रहा है तो उसकी फील्ड बनेगी। अब वो फील्ड के कारण ही उसका फ्लक्स लिंकेज होगा उस कॉइल का। अब वो करंट चेंज हुआ तो उसका फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा, तो वो कॉइल क्या करेगा, खुद ही एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो ये क्या है, एक कॉइल की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस, एक सिंगल कॉइल की, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉइल अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। वो कॉइल क्या करेगा, यदि उसके अंदर करंट चेंज होता है तो वो उसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इटसेल्फ, खुद ही एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा। प्रीवियसली हमने क्या देखा है पहले वाले पार्ट में, किसी दूसरे के कारण मैग्नेट मूव करके हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, एक कॉइल में करंट चालू बंद करके फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, बट यहां पे हम उसकी खुद की प्रॉपर्टी अब देख रहे हैं। उसके खुद में ही यदि करंट का चेंज हुआ तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ये चीज के बारे में हम यहां पे देख रहे हैं। दिस इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। ये हम जानते ही हैं, वही ईएमएफ क्या होगी, एक प्रकार से बैक ईएमएफ होगी, जो चेंज को अपोज करेगी। When current in the coil is switched on, अब एक कॉइल है उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, अब हम क्या किए, स्विच ऑन किए तो करंट फ्लो करना चालू करेगा। इट अपोजेस द ग्रोथ ऑफ द करंट। अब वो कॉइल क्या करेगा, करंट की चेंज को ही अपोज करेगा। तो अब कोई कॉइल है उसमें वो कोई करंट नहीं जा रहा है, स्विच ऑन किया उसमें करंट जाना चालू हुआ, तो वो कॉइल क्या करने लग जाएगा, वो उसके अंदर कोई करंट नहीं था, वो अपोज करने लग जाएगा जो भी करंट उसमें आ रहा है। वो बोलेगा नहीं, मैं जैसा था मैं वैसे ही रहूंगा, मैं अपने अंदर करंट का चेंज नहीं है वो करूंगा, इसलिए मैं एक बैक ईएमएफ डेवलप करूंगा। तो when the circuit is switched on, it opposes the growth of the current। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी क्या करेगी, करंट उसमें ऑन करेंगे तो फ्लो होने नहीं देगी। एंड when current is switched off, और एक बार मस्त फ्लो होना उसमें चालू हो गया, उसकी एक एनर्जी तो वो स्टोर कर लेता है, फिर उसके बाद फ्लो होने देता है। अब एक बार कंटिन्यूअसली उसमें करंट फ्लो कर रहा है और हमने स्विच ऑफ कर दिया तो करंट की वैल्यू उसमें गिरने लग जाएगी। तो वो क्या करेगा, फिर अपना सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। मतलब फिर उसके बाद वो क्या करेगा, कॉइल अपोज करने लग जाएगा कि नहीं, मेरे अंदर से जितना करंट फ्लो हो रहा था उतना ही फ्लो होना चाहिए, करंट गिरना नहीं चाहिए मेरे अंदर से। तो एक प्रकार से इनर्शिया जैसा ही रोल प्ले कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस अपोज द डीके ऑफ द करंट। सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा, अपोज करेगा, उसके अंदर करंट की वैल्यू को वो गिरने नहीं देगा, इसलिए एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो। सो सेल्फ इंडक्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम एक और तरीके से क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की इनर्शिया बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिराइव कैसे करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अपना। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, अब यहां पे क्या बोलेंगे, दोनों नाम यूज करते हैं। एक तो इसको बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों चीज बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो टॉपिक का नाम इसलिए हम हल्का सा अलग लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये एक प्रकार का क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ही है। ठीक है, तो कुछ चीज एज्यूम करते हैं। सबसे पहले मानते हैं हम लेट, तो एक टर्म रहेगी क्या हमारी एन। ये एन क्या बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस सर्किट में। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स
नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जो भी एक कॉइल यूज कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, कैरिंग करंट आई। एन क्या बताएगा, उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, और वही कॉइल क्या है, एक करंट कैरी कर रहा है जिसका क्या है, आई है। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे फाइव बी। अब फाइव बी क्या बताएगा हमें, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स उससे लिंक्ड है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। ये हर एक टर्न का क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है। मतलब हर एक टर्न के कारण जो उसका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसी करंट के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, एक प्रकार से बोले तो। ठीक है, तो यहां से हम देखें तो अब एन टर्न्स है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, एन फाइव बी हो जाएगा। उस पूरे कॉइल का टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के बारे में बात करें तो एन फाइव बी क्या हो जाएगा हमारा, इसको एक और तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज थ्रू कॉइल, या टोटल फ्लक्स लिंकेज भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब वो जो कॉइल है, यदि हम ऐसा एज्यूम करें कि जो कॉइल है उसके अंदर कोई भी कोर नहीं यूज कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली बात है कोर यूज करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि कोर क्या होती है, खुद मैग्नेटाइज होती है, फिर अपनी खुद मैग्नेटाइज होकर वो खुद फील्ड जनरेट करने लग जाती है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है। तो हम यहां पे एक चीज एज्यूम क्या कर रहे हैं कि कोई भी कोर यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोर रहेगी तो वो क्या करेगी, फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देगी। तो यदि हम एज्यूम करें नो कोर इज यूज्ड, यदि उस कॉइल के अंदर हम कोई भी कोर यूज नहीं करते हैं, तो यहां से हम क्या रिलेशन बोल सकते हैं अपना, तो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, और वही वाला रिलेशन जितना भी नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज है कॉइल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। तो हम क्या बोल सकते हैं, एन फाइव बी, ये क्या है, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के, ऐसा बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेते हैं, एन फाइव बी इक्वल टू, अब वो कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं एल से, एल आई। अब यहां पे देखें कि एल क्या है, तो एल क्या बोलेंगे हम उसको, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, एक कांस्टेंट तो है ही, हम जानते हैं, और नेम क्या होगा इसी एल का, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। तो क्या है, दोनों नाम इसका सेम है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोले या सेल्फ इंडक्टेंस बोले, कॉइल का दोनों चीज क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब यहां से हम क्या देख सकते हैं, एल आई आ गया हमारा। तो यहां से यदि हम एल की वैल्यू निकालें, मतलब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालें, तो वो क्या आ जाएगी, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल यहीं पे है, ठीक है, आई नीचे आ जाएगा, एन फाइव बी बाई आई। एन फाइव बी बाई आई, जो करंट यहां पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यदि हम यहां पे देखें, यदि हम एक कंडीशन मान लें कि यदि करंट क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया, इफ आई इज इक्वल टू, यदि करंट क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया, तो यहां से जो कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्शन का या सेल्फ इंडक्टेंस बोले, वो किसके बराबर हो जाएगा, एन फाइव बी के बराबर हो जाएगा। यदि ऐसा एक कंडीशन बस हम मान रहे कि यदि उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर हो गया, तो जो उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, जो एक प्रकार की उसकी इनर्शिया होगी इलेक्ट्रिसिटी की, वो कितनी हो जाएगी, एन फाइव बी के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल, तो इसी को क्या करते हैं, डेफिनेशन के फॉर्म में भी स्टेट करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, यदि हम इसको डिफाइन करें, तो L मतलब क्या होगा, L वही सेल्फ इंडक्टेंस, तो सिर्फ मैं L लिख रहा हूं, L इज इक्वल
L इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो NO नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल, number of magnetic flux linkage of coil when unit current is flowing through it. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोले या सेल्फ इंडक्टेंस बोले, किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल। कब उसके बराबर होगा? जब उससे यूनिट करंट फ्लो करेगा, व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी कंडीशन लेते हैं। अब नेक्स्ट हम कंडीशन क्या लेंगे? अब हम क्या करेंगे? करंट को चेंज करेंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा। ऑन चेंजिंग करंट अब यदि हम करंट को चेंज करने लग गए तो क्या होगी? एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। किसके अकॉर्डिंग? फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग, कि यदि करंट चेंज होगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, तो एक क्या होगी? उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी ही होगी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ऑन चेंजिंग करंट बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। करंट चेंज करेंगे तो क्या होगा? एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं? बाय FL से डिनोट कर लेते हैं, मतलब क्या? बाय फैराडे लॉ। पूरा नहीं लिखते, ऑब्वियसली बात है, हमें पता है फैराडे लॉ हमें क्या बताती है कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगी, जो भी इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके प्रोपोर्शनल रहती है या किसके बराबर रहती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। अब यहां पे क्यों फ्लक्स चेंज हो रहा है? क्योंकि उसी कॉइल का करंट चेंज हो रहा है। करंट को हम चेंज कर रहे हैं तो उसके कारण ये भी चेंज होगा, क्योंकि वो आई के प्रोपोर्शनल है। ये चीज तो पूरी आई के प्रोपोर्शनल थी ना पहले, अभी तो हमने 1 मान लिया। तो इसलिए करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगी। फैराडे लॉ बोलती है भाई कि फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगी। और क्या बोलती है फैराडे लॉ? माइनस डी फाई बाई dt। फाई क्या है? फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ यहां पे फ्लक्स। और फाई तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो इसलिए फाई बी भी लिख देते हैं, फाई बी बाई dt। ये बोलती है हमारी फैराडे लॉ। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं? ये जो n है, इस n को भी अंदर ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे पूरा फ्लक्स लिंकेज मिल रहा है हमें। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? माइनस डी ब्रैकेट में n फाई बी बाई dt। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहां पे? अब ये n जो फाई बी है, ये n फाई बी की वैल्यू हम डाल सकते हैं कौन सी वाली इक्वेशन से? यहां से n फाई बी इक्वल टू क्या है? Li के बराबर है। तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहां पे पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? माइनस डी बाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? n फाई बी के बदले आ जाएगा Li, क्योंकि दोनों सेम है, बाई dt। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, डी Li बाई dt। L क्या है? हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। यहां से हमने उसकी वैल्यू ले ली, क्योंकि ये तो कंडीशन वाली थी। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं? L तो सेम ही रहेगा, L को बाहर ले लेते हैं और di बाई dt। तो हमारी इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन क्या आ जाएगी? E इज इक्वल टू माइनस L di बाई dt। तो इसका मतलब जो भी यहां से हम देख सकते हैं कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो ओरिजिनली हो किसके कारण रही है? करंट के रेट ऑफ चेंज के कारण हो रही है। मतलब करंट यदि टाइम के साथ चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अब वो कितनी इंड्यूस होगी वो उसका एल के ऊपर डिपेंड करती है। एल बहुत ज्यादा रहा तो वो ज्यादा इंड्यूस कराएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? जो भी हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो प्रोपोर्शनल हुई किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। ठीक है, और यहां से जो है डी फाइव एन डी एन फाई बी बाई डी टी है, एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज बोल सकते हैं, क्योंकि करंट चेंज होने के कारण ये तो चेंज होगा ही होगा। तो यहां से जो डी आई बाई डी टी है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म को हम बोलेंगे रेट ऑफ
change of current, rate of change of current in coil। ठीक है, बाकी टर्म्स के बारे में जानते हैं, एल तो हम जानते ही हैं। और यहां से यदि इस नेगेटिव साइन के बारे में हम देखें कि यहां पे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, तो वो नेगेटिव साइन उसी के लिए आएगा जो फैराडे लॉ बोलती है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो अपोज करेगी चेंज को, मतलब वो करंट के चेंज को अपोज करेगी, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन को हम देखें तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ will oppose the, क्या अपोज करेगी, क्या चेंज हो रहा है यहां पे, डी आई बाई डी टी विल अपोज दी इंजन। जितनी भी चीज हमने स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल फॉर्म से समझी वो चीज हम यहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं कि सही में यदि किसी कॉइल में करंट चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस तो होगी भाई, मैथमेटिकली हमको दिख रहा है कि वो एकदम सही चीज। अब यहां से एक और तरीके से हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यदि सिर्फ एल की वैल्यू लें तो क्या होगा, एल की वैल्यू ले तो यहां से क्या हो जाएगा, ई ऊपर और ये वाला चीज पूरा नीचे, तो डी आई बाई डी टी ई के नीचे आ जाएगा। तो एल की सिर्फ वैल्यू निकालें यहां से तो वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन भी उधर दे देते, ओके, माइनस ई, और ये वाली जो टर्म है वो क्या चली जाएगी, पूरी नीचे चली जाएगी। तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं इसको, डी आई बाई डी टी। तो कहीं पे हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने बोले, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने बोले तो हम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं, ईएमएफ बाई डी आई बाई डी टी, या सिंपल डीसी से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से फिर एक यदि हम कंडीशन माने क्या, कि यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो गया, यूनिटी हो गया, मतलब 1 हो गया, एक एक सेकंड में क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो यहां से हम यदि बोल सकते हैं इफ डी आई बाई डी टी इक्वल टू 1 हो गया, तो इसका मतलब डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 हो गई, तो जो एल है वो क्या बराबर हो जाएगा, माइनस ई के। एल किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा, या माइनस ई बोले एक प्रकार से, न्यूमेरिकली ऐसा हो सकता है कि जो इंडक्टेंस है वो ई के बराबर हो जाए, जब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि एल इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी। इसको सेम हम वर्ड्स में भी बोल सकते हैं कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा, यूनिटी के बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉइल यूनिटी के बराबर हो गया, तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो सेम इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेशन फॉर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यदि यूनिट्स के बारे में देखें तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, 1 हेनरी, और ये किसके बराबर होता है, हम देख सकते हैं यहां पे क्या था, ई के बराबर, तो इंड्यूस ईएमएफ। अब ईएमएफ को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से वोल्ट्स भी बोल सकते हैं, तो 1 हेनरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बाई, नीचे वाली टर्म क्या है, डी टी बाई डी आई बाई डी टी है, डी आई बाई डी टी, तो यहां से हम आई को क्या बोल सकते हैं, एम्पियर, और तो 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो 1 हेनरी किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर पर सेकेंड। और ऑब्वियस ही बात है, तो यहां से भी हम इसको एक डेफिनेशन फॉर्म में बोल सकते हैं कि किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 1 हेनरी कब होगी, जब उसमें 1 वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस होगी और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा, तो उस कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हेनरी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको यूनिट फॉर्म में देखें तो 1 हेनरी को हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 एच से, और ये किसके बराबर हो सकता है, 1, अब ये क्या है, सेकंड्स एम्पियर के भी नीचे, तो उसको हम ऊपर ले सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर बोल सकते हैं। अब जो वोल्ट सेकंड है वो क्या बन जाता है, वेबर बन जाता है, तो 1 वेबर बाई एम्पियर भी यहां पे इसकी यूनिट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हेनरी जो है, जब स्मॉल में लिखते हैं, जब वर्ड्स में लिखते हैं तो स्मॉल लेटर्स में, और जब यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर्स में, तो 1 हेनरी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 वेबर पर एम्पियर के।
1 वेबर पर एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अब क्या होता है, कहीं कहीं पे हेनरी क्या रहती है, बड़ी यूनिट्स भी रहती है, तो यहां पे स्मॉलर यूनिट्स भी हम एल की यूज करते हैं। जैसे क्या, एल की यदि हम स्मॉलर यूनिट्स देखें तो वो क्या हो जाएगी, एम एच, मिली हेनरी, और म्यू एच, माइक्रो हेनरी। ये क्या हो जाएगा हमारा, मिली हेनरी। मिली क्या होता है, 10⁻⁻3, और ये म्यू एच क्या हो जाएगा, माइक्रो हेनरी। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो ऐसे भी हमें क्या मिलेगी, यूनिट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यदि एक और कंडीशन ले लें हम, कि यदि दो कॉइल्स क्या है, सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा। अब यदि हम देखें कि यदि सीरीज में कनेक्टेड है, कौन से दो कॉइल्स, यदि दो कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम रेजिस्टेंस जैसा ही बिहेव करेगा। L1 प्लस R2, मतलब सीरीज में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और पैरेलल में रहे तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, 1/L1 प्लस 1/L2। एक प्रकार से सेम वैसी जैसा हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, कि किसी सोलोनॉइड का हम कैसे सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला निकालेंगे। क्योंकि सोलोनॉइड और प्रकार से ऑब्वियसली बात है, कॉइल है तो वो सोलोनॉइड ही बनेगा एक प्रकार का, उससे वो बहुत सारी चीज पूछता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम उसको देखते हैं कि उसको कैसे डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलोनॉइड। अब लॉन्ग सोलोनॉइड का एजम्पशन क्या होता है, लॉन्ग सोलोनॉइड का मतलब तो अभी तक हम हजारों बार यूज कर चुके हैं। क्या कि एक तो लॉन्ग होने के कारण क्या होगा कि उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेडियस, और लॉन्ग सोलोनॉइड होने का एक और ये फायदा है कि उसके अंदर की फील्ड कांस्टेंट रहती है, मतलब एक प्रकार से क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। उसके अंदर की फील्ड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जो हमने यहां पे एजम्पशन लिया है किसका, सोलोनॉइड का, तो इसकी क्या रहेगी, दो चीज रहेगी। फर्स्ट चीज क्या रहेगी कि उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, बहुत बड़ी होगी एज कंपेयर टू, हम बोल सकते हैं आर बोले या हम बोले एरिया, और सी एस सबस्क्रिप्ट में लिख दे रहा हूं। इसका मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन के उसके, मतलब उसके जो गोलाई है उससे उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बड़ी होगी। और सेकंड वाला एजम्पशन देखें तो जो बी मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर की, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसके अंदर की फील्ड क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। तो ये प्रॉपर्टी किसमें मिलती है, हमें लॉन्ग सोलोनॉइड में मिलती है, क्योंकि हमने कई बार इसको यूज किया है। ठीक है, अब यदि हम देखें कि एक सोलोनॉइड के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हमने कई बार यूज किया है। क्या होता है, म्यू जीरो। ये क्या बताता है, परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की, कि उसके अंदर जो हवा मतलब जो खाली स्पेस है उतना की उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परमिएट हो रही है। म्यू एन बाई आई। एन क्या बताता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि उसकी नंबर एक एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, यही होता है फॉर्मूला। ओके, ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वो एन के टर्म्स में ही सॉल्व करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, एन बाई एल। एन क्या बताएगा हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल एन तो आएगा ही, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एक प्रकार के लॉन्ग सोलोनॉइड का। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो ये कौन प्रोड्यूस करेगा, खुद ही प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू
each turn of solenoid, उसके हर एक टर्न का सोलोनॉइड मैग्नेटिक फ्लक्स यदि हम निकालना चाहें तो फ्लक्स का फॉर्मूला एक और जो हम यूज करते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू एरिया ऑफ ईच कॉइल। ये वाला फॉर्मूला भी हमने बहुत बार यूज किया है। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहां पे हम एंगल का वेरिएशन नहीं ले रहे, मान ले रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जा रहा है। तो फ्लक्स निकालने का ये भी फॉर्मूला रहता है, बी इंटू एरिया ऑफ ईच कॉइल, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, फ्लक्स के बदले हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट करते हैं। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू 0 एन बाई एल आई और इंटू क्या, एरिया। ये एरिया को हम बोलते हैं कि ये हर एक एक कॉइल का एरिया जो लगभग सबका सेम ही रहेगा। तो इसको हम कैसे बोलते हैं, एरिया, यही टर्म होगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा, मगर ये सबका एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ सोलोनॉइड। और सबका एरिया तो लगभग सेम ही रहता है, तो इसलिए एक ही है यहां पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की बात करें, किसके, ये तो क्या हुआ कि इतना उसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इतना फ्लक्स उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। फ्लक्स लिंकेज की बात करें तो यहां पे क्या होगा, n मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, और इधर कर रहे हैं तो इधर भी करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे, अभी तक हम फ्लक्स लिंकेज नहीं देखे थे इसका। तो यहां पे हम देखें कि यदि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक, किसी को डाउट हो सकता है कि यहां पे हमने n यूज किया है तो उसका पूरा फ्लक्स तो हम कंसीडर कर ले रहे हैं, नहीं, ये क्या है, एक एरिया, मतलब एक कॉइल के कारण है उसके, बट n हो रहा है क्योंकि वो उतना तो यूनिफॉर्म ही प्रोड्यूस करेगा ना सबके कारण, हर एक एक जगह में। पूरा फ्लक्स लिंकेज नहीं है अभी इसका, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलोनॉइड हमने निकाला मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी उसका पूरा फ्लक्स निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, यहां पे हम बोल सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलोनॉइड, तो वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट तो एक तो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न जो अभी हमने निकाला, थ्रू ईच टर्न, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, प्लस हम क्या करेंगे इसमें, प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। पहले वाले में भी n का एक्सप्रेशन है क्योंकि वो पूरा एक साथ अपनी एक यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। टोटल फ्लक्स लिंकेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n को। तो सेम यही रिलेशन में हम क्या करेंगे, निकालने के लिए यही वाले रिलेशन में दोनों तरफ n को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विद सोलोनॉइड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो क्या रिलेशन बनेगा हमारा, n फाई, अब ये उसका पूरा फ्लक्स लिंकेज हो गया। सेम जैसे हमने प्रीवियस अभी जो सेल्फ इंडक्टेंस की इक्वेशन बनाई है वैसे टाइप का ये बनेगा। उसी के बाद हम यहां से L कंपेयर कर लेंगे कि L की टर्म क्या होगी, और बाकी पूरी आ रही है यहां पे टर्म। तो यहां पे टर्म क्या है, म्यू 0 इंटू एन बाई एल इंटू आई, यही तीनों टर्म है, ओके, इंटू ए, और इंटू में क्या आ जाएगा, n, क्योंकि इधर किए तो इधर भी करेंगे मल्टीप्लाई। या तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये पूरी टर्म क्या है, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, और टोटल नंबर ऑफ 10 n को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखें, हम अपनी इक्वेशन से कंपेयर करें कि क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस देखें तो उसकी इक्वेशन क्या आई थी हमारी, n फाई बाई इक्वल टू एल आई। एक कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की ये इक्वेशन आई थी। अब देख सकते हैं यहां पे n फाई यहां पे है दोनों, ठीक है, और आई बस यहां पे है। तो इसका मतलब जितनी टर्म बच गई वो क्या है, इंडक्टेंस बता रही है, इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस बता रही है। तो ऐसे ही दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो दोनों को कंपेयर करें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग, दोनों को कंपेयर करें तो L इक्वल टू कितना आ रहा है, कौन कौन सी टर्म बची, ये और ये पूरी ग्रीन वाली। तो म्यू 0 n, ए n के बाद
बस आई छूट रहा है ना, हाँ, तो म्यू जीरो एन आई एन स्क्वायर है, ओके, एन की तो दो टर्म है, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, ये आया क्योंकि दो एन की टर्म आ रही तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाई एल, ये क्या आ गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस की इक्वेशन आ गई। ठीक है, और यही इक्वेशन इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि बहुत बार पूछेगा क्वेश्चन में कि एक सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालो, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन जो क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। यदि हम एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में इसका एक्सप्रेशन वो हल्का सा अलग लिखता है, वो क्या लिखता है, म्यू जीरो एन स्क्वायर और ए एल लिखता है। एनसीईआरटी में देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमने वो नंबर ऑफ यूनिट टर्न्स मतलब यूनिट टर्न्स लिया पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिया है, एन की वैल्यू हमने कैपिटल एन लिया है। ठीक है, यदि इस एन की वैल्यू एन बाई एल डालेंगे तो एक एल नीचे आएगा और स्क्वायर में आएगा, तभी वो यहां पे क्या कर रहा है, एक एल एक्स्ट्रा लिख रहा है। तो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम कैपिटल एन लिया, एनसीईआरटी स्मॉल एल लिया और एक एल ज्यादा लगा दे रहे हैं, वही तो वैल्यू है भाई, वो एन की वैल्यू पुट किया है कैपिटल एन बाई एल और वही उसका क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, अब यदि देखते हैं कि यदि किसी ने मैग्नेटिक कोर यूज कर ली, इफ कोर इज यूज्ड, ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक कोर यूज करेंगे तो फील्ड बढ़ाएगी और मैग्नेटिक कोर का हम क्या ले लेते हैं, म्यू ले लेते हैं। ये म्यू सब म्यू आर म्यू जीरो के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है। म्यू क्या बताता है, उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, कि वो उसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस वो पास होने देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो म्यू आर होता है, ये दोनों के बीच का क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, म्यू बाई म्यू जीरो, तो ये तीनों के बीच का रिलेशन है, एक स्पेस में बताएगी, एक रिलेटिव बताएगी लोग दोनों की। तो यहां पे यदि हम एक कोर यूज करें जिसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू रहे तो उसकी वैल्यू हम म्यू जीरो और म्यू आर के टर्म्स में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, हल्की सी चेंज हो जाएगी। एल का अगला एक्सप्रेशन क्या आएगा, यदि कोर यूज कर रहे हैं तो म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल। यदि कोर यूज किए हम तो ऑब्वियसली बात है वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये म्यू जीरो म्यू आर कैसे आता है, इस चीज के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में एकदम आसानी से देखा है। कुछ नहीं, वो उतनी परमिएबिलिटी बढ़ा दे रहा है, यदि कोर यूज करेंगे तो वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खींचेगा, खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा और खुद अपनी फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करने लग जाएगा, तो वो इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड। सेम यही वाला एक्सप्रेशन देखें तो ये वाला एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में हमारा कैसे देता है, स्मॉल एन के टर्म में देता है, क्या म्यू जीरो म्यू आर म्यू जीरो, हाँ कैसे भी लिखे, म्यू आर पहले लिखे या म्यू जीरो पहले लिखे, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही वैल्यू मतलब है, एन स्क्वायर ए एल। एनसीईआरटी क्या देता है, ऐसा एक्सप्रेशन देता है, मतलब वो नंबर ऑफ यूनिट टर्न्स में रखता है, यूनिट टर्न्स पर यूनिट लेंथ में रखता है, तो कोई टेंशन नहीं, दोनों एक्सप्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, जब हमें समझ में आ गया तो अब इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या होगा, अपने को और अच्छे समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, करंट इन ए सर्किट फॉल्स स्टडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 0 एम्पियर। एक सर्किट में क्या हो रहा है, स्टडीली मतलब आराम से क्या हो रहा है, करंट फॉल कर रहा है, 2 एम्पियर से 0 एम्पियर में करंट फॉल कर गया इन 10 मिली सेकेंड। तो मतलब हमें डी आई दिया है और dt भी दिया है, 10 मिली सेकेंड में वो 2 एम्पियर से क्या हो गया, 0 एम्पियर में आ गया। इफ द एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, और उसमें क्या हो रही है, करंट चेंज होने के कारण जो इंड्यूस ईएमएफ हो रही है वो 200 वोल्ट की इंड्यूस हो जा रही है। कैलकुलेट दी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, वो जो सर्किट है उस सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, निकालो बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज, और जनरली हम क्या लेंगे, यदि फॉल हो रहा है तो नेगेटिव लेते हैं, और जब इंक्रीज होता है ना करंट तो उसमें ना उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव ले लेते हैं, ऐसा हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया है, हमें करंट की वैल्यू दी, इनिशियली करंट की वैल्यू क्या है, I1 से उसको डिनोट करते हैं,
और इनिशियली करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर और करंट फॉल हो जा रहा है, मतलब उसकी सेकेंड वैल्यू I1 की वैल्यू ये है और I2 की वैल्यू दिया हुआ है 0 एम्पियर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू दिया है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, DI कैलकुलेट। अच्छा, और पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, फिर एक साथ करेंगे। और क्या दिया हुआ है हमें, डेल टी दिया हुआ है। डेल बोले या डी बोले, दोनों का चेंज का मतलब वही होता है, डेल या डी सेम मतलब होगा। कितना दिया हुआ है, 10 मिली सेकेंड्स का, 10 मिली सेकेंड्स, तो मिली मतलब 10 टू द पावर -3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। ये क्या दिया है हमें, dt की वैल्यू दी है। और ईएमएफ इंड्यूस कितनी हो रही है, ई दिया है हमें 200 वोल्ट की ईएमएफ क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, इंडक्टेंस निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। टू फाइंड क्या करना है हमें, एल निकालना है कि एल की वैल्यू क्या है। ओके, अब यहां से देखते हैं हम, पहले I1 और I2 की वैल्यू दी है, तो हम क्या करते हैं, चेंज इन करंट पहले निकाल लेते हैं। 200 वोल्ट सारा डाई चीज हमने लिया है, ठीक है। अब देखते हैं नाउ, अब हम डेल आई या हम बोले डी आई कैसे निकालेंगे, तो वो क्या होगा, I2 माइनस I1 फाइनल माइनस इनिशियल, कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, अब I2 कितना है हमारा 0 एम्पियर, ठीक है, और I1 क्या है हमारा 2 एम्पियर है। तो ऐसे वैल्यू पुट करने से हमें माइनस पॉजिटिव समझ में आ जाएगा। I2 0 एम्पियर है, फाइनल माइनस इनिशियली करेंगे, I2 0 एम्पियर है, 2 एम्पियर है। ठीक है, तो यहां पे डेल आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 एम्पियर आ जाएगी। ऑब्वियसली बात है, -2 एम्पियर तो आएगी ही आएगी, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहां पे, तो -2 एम्पियर उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जो हमने क्या किया, डिराइव किया, E इज इक्वल टू आएगा -L DI बाई dt। डेल लिखे या डी लिखे कोई टेंशन नहीं, दोनों चीज लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब -L है, अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, L ही हमको निकालना है, E दिया है हमें 200 वोल्ट्स का, -L और DI की वैल्यू कितनी दी है हमारी, -2i है, इंटू -2 बाई dt की वैल्यू दी है हमें 10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है प्लस वैल्यू आएगी। अब यहां से L कैलकुलेट करें, तो L हमारा कितना आ जाएगा, प्लस तो हो ही गया, 200 टू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो कितनी आ जाएगी हमारे सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हेनरी। तो ये आ गया हमारा सेल्फ इंडक्टेंस इस कॉइल का, जिसमें 200 वोल्ट की क्या हो जा रही है, बैक ईएमएफ जनरेट हो जा रही है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इसको हम ऐसी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक नॉर्मल वाला क्वेश्चन था, अब एक सोलेनॉइड वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दी है, एरिया क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका एरिया दिया है, एंड 800 टोटल टर्न्स, मतलब कैपिटल एन की वैल्यू दी है, और क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है एक सोलेनॉइड का। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज, ऐसे लिख के बनाने में क्या है, छोटा क्वेश्चन भी अच्छे से बनता है। ओके, क्या क्या वैल्यू दी है हमें, लेंथ दी है सोलेनॉइड की कितना, 40 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 40 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, क्योंकि हम सारी चीज मीटर में रखते हैं। एरिया दिया हुआ है हमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, 20 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। ओके, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, n इक्वल टू कितना, 800। ओके, यहां पे भी क्या करना है हमें, निकालना क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस बोले। ठीक है, निकालते हैं अब यहां पे। तो सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस ऑफ सोलोनॉइड, ये चीज क्लियर। जब सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा तो वो दोनों अकेला रहेगा, कोफिशिएंट बोलेंगे तो वो इंडक्टेंस इंडक्शन हो जाएगा। जब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे तब वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा, और सिर्फ अकेले बोलेंगे तो वो सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। ओके, क्या होता है फॉर्मूला इसका, अभी हमने डिराइव किया है, एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय आई, यही होगा फॉर्मूला। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन स्क्वायर, एन कितना दिया है 800 का स्क्वायर, और एरिया कितना दिया है 20 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय आई। आई क्या, डिवाइड बाय एल होता है वैसे तो, यहां पे हमने आई लिख दिया है। ये क्या होगा, लेंथ होगी उसकी, तो एल। अब एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, एल हमें दिया हुआ है 40 इंटू 10 टू द पावर -2। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, एल यहां से 4.02 इंटू 10 टू द पावर 3 हेनरी आ जाएगी। या इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3 है तो इसको आप 4.02, तो ये आ गया हमारा। एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा सा सर्किट टाइप का रहेगा। इन दी गिवन सर्किट डायग्राम, यहां पे क्या है, एक सर्किट डायग्राम शोन है। क्या सर्किट डायग्राम है, एक ऐसा सर्किट डायग्राम, एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद एक इंडक्टर लगा हुआ है, और उसके बाद एक बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर, और ये बी पॉइंट, ए बी पॉइंट, यहां पे ये आर दिया हुआ है, और करंट की वैल्यू यहां पे गिवन है, और क्या गिवन है, इसका इंडक्टेंस गिवन है। इन ए सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर, आर दिया हुआ है 10 ओम्स का, एल दिया हुआ है, मतलब इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया है 5 हेनरी का, ईएमएफ दी है 20 वोल्ट की, ये है ई, मतलब जो बैटरी लगी हुई है वो उसमें 20 वोल्ट की है, और करंट इसमें फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का, उसकी भी वैल्यू दी है। करंट इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ -1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब di/dt की वैल्यू दी है, और करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहां पे बोल रहा है फाइंड VAB एट दिस इंस्टेंट, इसी पल में VAB निकालो, VA माइनस B निकालो बोल रहा है, मतलब वोल्टेज डिफरेंस निकालने बोल रहा है ये दोनों पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, VAB निकालना है यहां पे, तो इंडक्टेंस का भी पूरा क्या होगा, कंसेप्ट यूज होगा। ओके, गिवन वैल्यू लिखते हैं। यहां पे क्या है, एक प्रकार से पूरा सर्किट ही दिया हुआ है, तो पहले हमें एक क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, di/dt की वैल्यू गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू गिवन है, और वो कितनी दी हुई है, -1 एम्पियर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू गिवन है। ओके, अब सर्किट ड्रॉ करते हैं, एक ठोक रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद इंडक्टर लगा हुआ है, फिर उसके बाद बैटरी का पॉजिटिव एंड है, और यहां पे बी पॉइंट। सबकी वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। यहां पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का, और इंडक्टर दिया है 5 हेनरी का इंडक्टेंस मतलब, और करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये डाटा पूरा क्वेश्चन में गिवन है, और जो बैटरी की ईएमएफ है वो कितना है 20 वोल्ट का, ये डाटा हमें गिवन है, VAB निकालने बोला है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस difference across
इंडक्टर इज गिवन बाय, इंडक्टर के अक्रॉस हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा, अपोज करेगा और यहाँ पे करंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ का एक ईएमएफ के फॉर्म में बना लिए इसको, तो फिर हम यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। इंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेते हैं हम VL, और ये कैसे मिलेगा हमें, L di/dt से। ठीक है, अब यहां पे हम करंट की वैल्यू पुट कर देंगे, 5 हेनरी का इंडक्टेंस दिया है इंटू di/dt दिया हुआ है हमें -1, यही क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां का कितना आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा हमारा -5 वोल्ट्स में आ जाएगा। ठीक है, वही L di/dt फॉर्मूला लिया और माइनस साइन तो आ ही रहा है उसमें। ओके, अब हम क्या यूज करेंगे, नाउ यूजिंग क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ बोलें या वोल्टेज लॉ बोलें, सेकेंड लॉ या वोल्टेज रूल बोले, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक प्रकार का वोल्टेज लगाएंगे, मतलब एक प्रकार का पूरा लूप टाइप का चलाएंगे, मगर वो एक ही में है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं इसको, सबसे पहले हम लेंगे VA, इधर से शुरू करेंगे एंड तक जाते हैं। तो पहला क्या है, VA। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या निकालना है हमें, निकालना क्या है एट लास्ट में, फाइंड क्या करना है, VAB निकालना है। यही चीज क्या करनी है, हमें निकालनी है, VAB निकालने बोला। ओके ठीक है, तो पहले VA में रहते हैं, VA। ठीक है, यहां पे आएंगे तो क्या होता है, -IR, करंट के साथ चल रहे तो -IR लेंगे, तो क्या होगा, -I और R। जब करंट के साथ चलते हैं तो नेगेटिव लेते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, इंडक्टर आ रहा है, इंडक्टर का वोल्टेज कैसा है, 5 वोल्ट, -5 वोल्ट, तो उसको हम वैसे ही ले लेंगे, तो क्या आएगा, VL। ठीक है, उसके बाद आगे गए तो बैटरी है, बैटरी के कौन से एंड में आए, हम पॉजिटिव एंड में आए। तो जब पॉजिटिव एंड में आते हैं तो वो एक प्रकार से बोलते हैं अपोज कर रहा है, तो नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव एंड में आते तो वो बूस्ट करता, तो पॉजिटिव एंड में आए हैं हम बैटरी के, इसलिए इसको क्या लेंगे, उसको भी नेगेटिव लेंगे। तो -E इक्वल टू किस पॉइंट पे आ गए, VB पे आ गए, तो VB। ऐसे ही हम किरचॉफ्स की वोल्टेज लॉ लगाते थे। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, और VAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB कर सकते हैं, यही होगा VAB, VA माइनस VB, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB का। ओके, अब ये इधर आ गया तो बाकी सबको उधर देना पड़ेगा, तो सब उधर जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। IR ये भी प्लस हो जाएगा, VL, और ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, I करंट की वैल्यू दी गिवन है हमें 2 एम्पियर। ठीक है, R रेजिस्टेंस वहां का दिया हुआ है 2 × 10। ओके, प्लस VL, अब VL की यहां पे प्लस तो आया, मगर डालेंगे उसकी नेगेटिव वैल्यू जो है -5। ओके, और प्लस 20 क्या है हमारा, जो बैटरी जहां पे आए। ओके, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 वोल्ट। इसको सॉल्व किया और आंसर आ जाएगा, बस प्लस माइनस ही करना है। तो ये आ गया हमारा आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VAB 35 वोल्ट आ जाएगा, 40 - 5 आएगा 35। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक कि एक इंडक्टर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसके कुछ एनर्जी तो वो स्टोर करेगा। देखते हैं उसके बारे में, एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर, उसको हम डिराइव भी करेंगे, और ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछता है आपके एनसीईआरटी बुक में, इसी का ये क्वेश्चन फॉर्म में भी है कि एनर्जी डेंसिटी निकालो, तो वो क्वेश्चन वाला फॉर्म भी क्या हो जाएगा, अपने डेरिवेशन में कवर हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर, द एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इट्स प्लेट। यदि हम एक कैपेसिटर के बारे में बात करें तो कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी एनर्जी स्टोर करके रखता है अपने प्लेट्स के बीच में। सिमिलरली एन इंडक्टर हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी रहती है, वो भी एनर्जी स्टोर करता है, मगर वो मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। द सेल्फ इंडक्टेंस प्ले रोल ऑफ इनर्शिया, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। ये हम जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस एक इनर्शिया का रोल प्ले करता ही है, क्योंकि हमने देखा वो अपोज कर रहा है करंट की चेंज को। तो एक प्रकार की करंट की इनर्शिया इलेक्ट्रिसिटी की इनर्शिया जैसा रोल प्ले कर रहा है, जैसे मास मैकेनिक्स में प्ले करता है इनर्शिया का रोल। सो वर्क नीड्स टू बी डन
अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ ई इन स्टेबलाइजिंग द करंट। तो यदि हमें किसी कॉइल में करंट फ्लो कराना है तो जैसे ही हम करंट चेंज करेंगे वो एक बैक ईएमएफ जनरेट कर लेगा। ऑब्वियस बात है वो अपोज करेगा उसको, तो वो एक टाइम तक अपोज करेगा ना। यदि हम करंट एकदम इंक्रीज कर दिए तो वो अपोज नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस बात है। तो क्या करना पड़ता है, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। सो वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द बैक ईएमएफ इन स्टेबलाइजिंग द करंट। हमें कुछ वर्क करना पड़ता है बैक ईएमएफ के अगेंस्ट ताकि हम करंट का फ्लो स्टेबलाइज करा पाए उसमें। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और यही जो वर्क डन हम करते हैं करंट का फ्लो एस्टेब्लिश कराने के लिए, वही वर्क डन क्या हो जाता है इंडक्टर में एज अ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। एंड इंक्रीजिंग करंट in an inductor causes an EMF between its terminal. The work done per unit time is power. यह लाइन डेरिवेशन के लिए हम यूज करेंगे कि वर्क डन पर यूनिट टाइम कर रहे तो पावर बनेगा ही बनेगा। और एक इंक्रीजिंग करंट क्या करता है, ईएमएफ ऑब्वियस बात है, करंट इंक्रीज करें या डिक्रीजिंग करें वो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस ईएमएफ तो इंड्यूस करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका डेरिवेशन कि कैसे हम इसको क्या करते हैं। पहले हमें क्या समझ में आया कि एक प्रकार से इनर्शिया का रोल तो वो प्ले ही कर रहा है, तो हमें कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा करंट को स्टेबलाइज कराने के लिए, क्योंकि वो तो अपोज कर रहा है। कोई भी सेल्फ इंडक्टेंस देखे तो उसी के बारे में देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर टॉपिक हमारा, तो देखते हैं फॉर करंट आई, कोई भी करंट आई एट एन इंस्टेंट, कोई भी एक करंट आई, ये करंट तक हमें क्या करना है, इस वैल्यू तक हमें करंट फ्लो कराना है। एट एन इंस्टेंट इन ए सर्किट द रेट ऑफ वर्क डन, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे WT इज, मतलब एक आई वैल्यू तक हमें करंट फ्लो कराना है एक सर्किट में, मतलब वही कॉइल में, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसके बारे में देख रहे हैं। अब रेट ऑफ वर्क डन बोला तो रेट ऑफ वर्क डन को हम पावर बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स, और एनर्जी बाई सेकंड हम देखें, जूल्स बाई सेकंड देखें तो वो वॉट हो जाता है, पावर हो जाती है। तो वर्क डन टाइम के साथ यदि हम वर्क डन कर रहे हैं तो वो पावर बन जाता है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, dW बाई dt, एक प्रकार से रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसी को एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं E dQ बाई dt। dQ बाई dt। अब ये एक्सप्रेशन हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो एक प्रकार का वोल्टेज ही है, पोटेंशियल ही है। तो वो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, यही होता है W बाई E। ठीक है, अब यहां से यदि मैं वर्क डन को देखूं तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई Q हो जाएगा। ओके, देखते हैं एक बार एक्सप्रेशन, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके V हो जाएगा, मगर यहाँ पे V और E तो हमारा दोनों सेम ही चीज है। जो पोटेंशियल है वो एक प्रकार का वोल्टेज ही तो है, जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो भी वोल्टेज है, तो W बाई Q, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, W इज इक्वल टू E इंटू Q बोल सकते हैं बिल्कुल। अब ये W की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो E अपना रखा गया, और Q क्या हो जाएगा, D के साथ है तो dQ बाई dt हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, रख सकते हैं ऐसी वैल्यू यहां पे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो यहां से पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, dQ बाई dt क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा हमारा EI। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट होता है, तो ये EI। ये भी एक एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि पावर निकालने के लिए पूछता है कि पावर कितना चाहिए हमें, तो वो E इंटू जो भी करंट है उसकी वैल्यू। ओके, अब यहां से हम करते हैं और इसके बाद इसी एक्सप्रेशन को लेके आगे चलते हैं। कौन से वाले एक्सप्रेशन को लेके, यही वाला EI वाला, पावर इक्वल टू EI। अब E की वैल्यू हम डाल सकते हैं कैसे, इंड्यूस L DI बाई dt के टर्म्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम नेगेटिव साइन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो अपोज कर रहा है, उस अपोजिशन को हटाने के लिए हम एक उसमें और पावर दे रहे हैं, एक पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन हम नहीं देंगे, क्योंकि ये वर्क हम कर रहे हैं करंट आई के फ्लो को स्टेबलाइज कराने के लिए, इसलिए हम उसको यहां पे नेगेटिव साइन नहीं लेते, क्योंकि जितना वो अपोज करेगा उतना वर्क हमको करना पड़ेगा करंट फ्लो कराने के लिए, तो इसलिए यहां पे इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। ठीक है, और क्या बच रहा है, ये तो E की वैल्यू आई और इंटू आई,
ये क्या है हमारा dw/dt। तो यहां पे क्या आ गया हमारा एक्सप्रेशन आ गया हमारा dw/dt इक्वल टू Li, ये i को इसके साथ ले लेते हैं, di/dt। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ओके, अब टोटल वर्क डन हमें देखना है। ये तो किसी थोड़े से के लिए, पूरा वर्क डन करें, पूरा देखें क्योंकि छोटा अमाउंट ऑफ वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन stabilizing the current I। ऑब्वियसली बात है टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा क्योंकि dw/dt के फॉर्म में अभी हम चल रहे हैं। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेट उसको करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा w टोटल वर्क डन इक्वल टू वो किसका होगा, dw का इंटीग्रेशन होगा। ओके, और यहां से ये dw लिए, इसका dt को तो वहां देना पड़ेगा, तो ये dt क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। कहां से कहां तक करंट फ्लो करा रहे हैं हम, जीरो से एक i करंट तक हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है उस सर्किट में। dt उधर ले लेते तो क्या हो जाएगा, Li di/dt, और यही dt को भी उधर ले लिए इंटू dt, क्योंकि dw के नीचे भी एक dt, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। तो सिर्फ di के रेस्पेक्ट में, मतलब i को इंटीग्रेट करना है हमें di के रेस्पेक्ट। ओके, यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो i क्या हो जाएगा, i²/2। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, l बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में i dt है तो i²/2 आ गया, और इसकी लिमिट क्या रहेगी, 0 से i। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते अपर लिमिट, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1/2l i²। यही क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। वो क्या करता है, इतना ही अमाउंट ऑफ वर्क डन वो क्या करेगा, अपने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इंडक्टर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ये जो U है एक प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट कर दे, तो एनर्जी स्टोर्ड, इतनी वो क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर दे रहा है एक I करंट को स्टेबलाइज करने के लिए। अब यहां से एक और चीज हम देखते हैं, यदि करंट की वैल्यू को हम 1 एम्पियर कर दें तो वो क्या हो जाएगा, यहां से बोल सकते हैं इफ हमारा I क्या हो गया, 1 एम्पियर का हो गया, तो यहां से I 1 एम्पियर का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 उधर चले जाएगा और 2W = L हो जाएगा। तो 2W = L। तो यहां से हम फिर इसको एक बार ऐसे तरह डिफाइन कर सकते हैं कि यदि करंट 1 एम्पियर हो गया तो जो इंडक्टर है, hence coefficient of self inductance is equal to the twice the work done in stabilizing a flow of current of 1 एम्पियर। मतलब यदि करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो गई तो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन का ट्वाइस हो जाएगा। यदि हमें 1 एम्पियर का करंट क्या करना है, स्टेबलाइज करना है यहां पे, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं डेफिनेशन फॉर्म में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में। ये देखते हैं कैसे निकालते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसी का एक क्या दिया हुआ है, एक एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी की यदि हम बात करें तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, जैसे अभी हमने निकाला, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम V, मतलब उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी वो एनर्जी स्टोर करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड। एक इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अपनी एनर्जी स्टोर करेगा, इज नोन एज
एनर्जी डेंसिटी। इसका क्या क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी बुक में, एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में जो वो एनर्जी स्टोर करेगा उसको हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, अब इसको डिराइव कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमारा एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन क्या है, U इज इक्वल टू 1/2 L I स्क्वायर, यही आया है हमारा रिलेशन। इसमें क्या करेंगे, L और I की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो L की वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, जो हम सोलोनॉइड के केस में निकाले। इंडक्टर सोलोनॉइड के केस में हमने जो उसका सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला है उसी की वैल्यू डालेंगे। तो 1/2 इंटू L की वैल्यू पुट करते हैं। और एक और चीज यहां पे रहेगा, हमें क्या करना है, पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है एनर्जी स्टोर्ड। तो जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड है उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो इसको V से डिवाइड किए तो इधर भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडक्टर का जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमने रिलेशन निकाला है वो डालते हैं, L की वैल्यू। तो वो क्या आया था, सोलेनॉइड के केस में μ0 n स्क्वायर A बाई L, यही आया था। ठीक है, इनटू I स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, इधर पे वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, इस तरफ भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यदि वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, एक प्रकार से बात करें तो वॉल्यूम होगा हमारा एरिया इंटू लेंथ, यही होगी वॉल्यूम। और यहां से हम देख सकते हैं कि एक दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नीचे एक एरिया आ रहा है, ये कैंसिल, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या एक्सप्रेशन बना हमारा, यहां से एरिया बस कैंसिल हो गया, तो इधर बन रहा है U बाई V। और U बाई V को हम क्या ले लेते हैं, अब स्मॉल u से डिनोट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी पर यूनिट वॉल्यूम रहेगी उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, स्मॉल u से डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब क्या आ गया, 1/2। ठीक है, एक बार पूरा लिखते हैं, μ0 n स्क्वायर, और L का तो ठीक है, L का स्क्वायर नहीं था, μ0 n स्क्वायर I स्क्वायर बाई, यहां पे L भी स्क्वायर हो जाएगा, एक L ये और एक L ये। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन हमारा, 1/2 इंटू μ0 n स्क्वायर I स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा टुकड़े मतलब तोड़ते हैं थोड़ा सा, मतलब कुछ कुछ वैल्यू को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। कैसे, ये जितना स्क्वायर वाला है इसको एक बार और इंटू में लिख लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 1/2, क्योंकि उससे क्या होगा, हम उसमें वैल्यू डाल पाएंगे। तो μ0 n I बाई L एक वैल्यू ले लेते हैं, और यहां पे NI बाई L ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यदि वैल्यू देखें तो ये जो μ0 n I बाई L है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक प्रकार से देख सकते हैं। तो n बाई एल क्या हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, μ0 पर स्मॉल n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और I तो ये क्या हो जाती है, एक प्रकार की फील्ड हो जाती है जो सोलेनॉइड के अंदर रहती है, उसी का तो फॉर्मूला है। तो ये μ0 n I बाई एल क्या डिनोट कर देगा, B। और B को हम क्या बोल सकते हैं, ये एक प्रकार से क्या है, फील्ड, जो उसकी फील्ड स्ट्रेंथ रहती है, फील्ड ऑफ सोलेनॉइड है। ठीक है, और जो ये वाली टर्म है हमारी NI बाई एल, अब यदि यही क्या है, ये पूरी टर्म इक्वल टू B होती है, यदि इस टर्म के नीचे में μ0 को दे दूं तो NI बाई एल होगा। मतलब जो ये वाली टर्म है, सेम वही सोलेनॉइड के फील्ड के टर्म्स में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू B बाई μ0 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये पूरा इक्वल टू B है, B के नीचे μ0 दे दूंगा तो NI बाई एल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब क्या आएगा हमारा एक्सप्रेशन, अब जो स्मॉल u है एनर्जी डेंसिटी, उसका एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/2, इसकी पूरी वैल्यू B हो गई, इनटू, और ये वाली की वैल्यू क्या हो गई, B बाई μ0। ऐसा क्या पूछता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछता है। तो अब ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, एनर्जी डेंसिटी का μ इज इक्वल टू 1/2 B स्क्वायर। ठीक है, और अच्छे से लिखते हैं, B का B स्क्वायर, हमारे एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। मतलब हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पता हो कि कितनी है तो हम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बस मैग्नेटिक फील्ड और μ0 की वैल्यू तो पता ही रहती है हमें, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यदि हम इसी को कंपेयर करें तो हमें क्या करते थे, जो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड करता था उसका भी हम एक एक्सप्रेशन निकालते थे कि कैपेसिटर की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड क्या होगा। तो यदि हम एक नोट देखें तो एनर्जी स्टोर्ड
एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और ये किसमें, कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में, तो वहां पे एक्सप्रेशन क्या आता था हमारा, वहां पे हमारा एक्सप्रेशन आता था एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो भी स्मॉल यू से हम उसको डिनोट कर देते हैं, और 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। तो आप दोनों का रिलेशन देख सकते हैं, दोनों लगभग सेम है। और हमने एक बार दोनों परमिएबिलिटी और परमिटिविटी के बीच में रिलेशन देखा था कि जो एप्सिलॉन 0 होता है, एप्सिलॉन 0, उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, 1/μ0 से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दोनों के बीच का ये रिलेशन था। तो आप देख सकते हैं कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, वो एक प्रकार से क्या है, प्रोपोर्शनल है फील्ड स्क्वायर के। यहां पे भी क्या है, ये भी कांस्टेंट हो गया, 2 तो कांस्टेंट ही है, और ई क्या है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और यहां पे देखेंगे तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है वो। तो आप बोल सकते हैं कि जो भी एनर्जी डेंसिटी होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। जो भी फील्ड हो, जिस भी फील्ड में जो चीज स्टोर कर रही है उसके फील्ड के स्क्वायर के। तो हम बोल सकते हैं यहां पे एनर्जी डेंसिटी, ये वाला हमने कहां पढ़ा था, कैपेसिटर के केस में, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ फील्ड के। तो ये क्या है, वहां पे हमने निकाला था वो। दोनों केस में देख सकते हैं μ0 और एप्सिलॉन 0 ही आ रहा है, 1/2 ही आया एक्सप्रेशन, और फील्ड का स्क्वायर है, जो भी फील्ड है। कैपेसिटर का था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर रहा था, और यहां पे एक प्रकार का इंडक्टर है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाला हो गया एनर्जी डेंसिटी का। अब क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, तो 2 कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1, 2 कॉइल है और उनका सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, L1 इक्वल टू 5 मिली एम्पियर एंड L2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 मिली एम्पियर। 2 कॉइल का द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग एट द सेम कांस्टेंट रेट। दोनों कॉइल में करंट क्या हो रहा है, सेम कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है एट ए सर्टेन इंस्टेंट, एंड एक ही इंस्टेंट पे, एंड पावर सप्लाई टू द कॉइल्स इज आल्सो सेम। और जो कॉइल को पावर सप्लाई हो रही है वो भी क्या है, एकदम सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस वोल्टेज, दोनों में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसका रेशियो निकालो बोल रहा है, करंट्स निकालो बोल रहा है, और एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कॉइल्स एट दैट इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट में जो भी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसका वो निकालो बोल रहा है। ठीक है, निकालते हैं। इंड्यूस वोल्टेज सबका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है हमें। फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, पहले कॉइल का इंडक्टेंस दिया है L1 इक्वल टू 5 मिली हेनरी गिवन है। ओके, और यहां पे हमें क्या करना है, सबका रेशियो में निकालना है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 10⁻³ होगा, मगर वो सब वैल्यू रेशियो में आएगी, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, आपस में कन्वर्ट हो जाएगा। L2 दिया है हमें 1 मिली हेनरी। ओके, और जो करंट है I, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बोल रहा है। दोनों में जो करंट है, मतलब बोले जो करंट है, और बोथ में, दोनों कॉइल्स में जो करंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहां से हम एक और चीज क्या समझ सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन लेंगे उसको हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होता है तो हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो di/dt एक प्रकार से क्या ले लेंगे, यहां पे जो इंड्यूस हो रहा है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। और एक कंडीशन क्या दिया है, दोनों में पावर सप्लाइड भी सेम है, P1 इक्वल टू P2। ठीक है, बस दोनों का क्या अलग है, कॉइल्स का दोनों का इंडक्टेंस बस अलग अलग है। तो हमें रेशियो निकालना है। क्या क्या रेशियो निकालना है, देखते हैं। टू फाइंड, क्या क्या करना है, फर्स्ट हमें बोला है कि दोनों के इंड्यूस ईएमएफ का रेशियो निकालो, मतलब E1/E2 का। ओके, सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है, I1/ इंड्यूस करंट का रेशियो निकालो बोला। और थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है एनर्जी स्टोर्ड। थर्ड क्या बोला था, एक बार देख लेते क्वेश्चन में। एनर्जी स्टोर्ड ही है U1/U2, एनर्जी स्टोर्ड इन द 2 कॉइल एट दैट इंस्टेंट। ओके, ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, E1 बाई E2 का रेशियो निकालते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ का, वो भी क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, E1 बाई E2 का। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं, करंट इंक्रीज हो रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी क्या है, दोनों में सेम है। तो यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे E1 का, तो क्या हो जाएगा, L1 DI बाई DT, यही होगा, डिवाइड बाय L2 DI बाय DT, और दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेम है, तो क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। मतलब क्या बचेगा, सिर्फ L1 बाई L2 ही बचेगा। अब L1 बाई L2 की वैल्यू डालें तो कितनी है, L1 की वैल्यू है 5 मिली हेनरी और L1 की वैल्यू 5 और L2 की वैल्यू है 1 मिली हेनरी। तो यही क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब 5:1 का रेशियो है दोनों के बीच में इंड्यूस ईएमएफ का। यही चीज निकालने बोली है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड चीज देखते हैं। सेकेंड क्या बोला है, इंड्यूस करंट का रेशियो निकालो। ठीक है, तो देखते हैं हम, पावर जो दोनों को सप्लाई कर रहे हैं कॉइल को, वो क्या है, लगभग सेम है। तो पावर इन द कॉइल इज गिवन बाय, दोनों कॉइल में पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, और हमने देखा है पावर का एक्सप्रेशन हमारा क्या आया था, इंड्यूस ईएमएफ इनटू आई, यही आया था हमारा एक्सप्रेशन पावर का। और मैंने बोला भी था ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला रेशियो आएगा। इसके मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों में पावर भी सेम है, तो क्या होगा, दोनों में जो ये होगा, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की पावर इनपुट सेम है, इसलिए ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पावर इनपुट क्या है, सेम है दोनों का, P1 इक्वल टू P2 सेम है दोनों का। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। ठीक है, यहां से क्या होगा, हमें इंड्यूस ईएमएफ का रेशियो पता है E1 बाई E2 का, तो इंड्यूस ईएमएफ के रेशियो से ही हम क्या निकाल सकते हैं, इंड्यूस करंट का भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, E1 के नीचे आ जाएगा E2 और I2 के नीचे क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा। तो कैसा रेशियो बनेगा हमारा, करंट का रेशियो देखते हैं। करंट में देख लेते हैं, I1 के नीचे I2 को ले लेते हैं और E2 के नीचे E1, तो आएगा हमारा I1 बाई I2 I1 बाई I2 इक्वल टू E2 बाई E1। और E2 बाई E1 का रेशियो हमें पता है, हम निकाल चुके हैं पहले, क्या है, 5/1 का है। E1 बाई E2 का हम रेशियो ले चुके हैं, यहां पे क्या है, E2 बाई E1 और E1 बाई 2, तो इसको उल्टा करके रख देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/5। तो क्या आ जाएगा, इन लोग दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:5। तो यही क्या होगा हमारा आंसर, 1/5, या बोल सकते हैं 1:5, ये इंड्यूस करंट का रेशियो। ओके, थर्ड निकालने बोल रहा है कि उसी इंस्टेंट पे जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है उसका रेशियो बताओ। ठीक है, तो थर्ड देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल इज गिवन बाय, देखते हैं अब इसका रिलेशन क्या था, एनर्जी स्टोर्ड का 1/2 L I स्क्वायर, ये वाला है। अब क्या है, दोनों में पावर सेम है, तो एक प्रकार से क्या होगी, दोनों भी एनर्जी भी क्या करेगा, लगभग सेम ही स्टोर करेगा। सेम मतलब सेम स्टोर नहीं करेगा, दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है, क्योंकि I1 और L1 तो अलग अलग है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं, U1 बाई U2 का। सेम एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, दोनों का हमें रेशियो लेना पड़ेगा। तो U1 क्या हो जाएगा, 1/2 L1 I1 का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1/2 L2 I2 का स्क्वायर। ओके, और देखें तो 1/2 दोनों से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा हमारे पास रिलेशन, L1 बाई L2 इंटू I1 बाई I2 का होल स्क्वायर, I1 बाई I2 का होल स्क्वायर, यही रिलेशन बच रहा है हमारे पास। ओके,
अब यहाँ पे क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है। L1 और L2 की, L1 कितना दिया हुआ था हमें, L1 दिया हुआ था हमें 5 हेनरी का, मिली हेनरी का, और 5/1 हो जाएगा L2 इंटू I1 और I2 का रेशियो क्या है, I1 और I2 का रेशियो है 1/5, तो 1/5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 5/25, बिल्कुल 5/25, 5 1 जा 5 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर आएगा, एनर्जी स्टोर्ड का भी आंसर आ जाएगा 1:5। तो U1/U2 इक्वल टू रेशियो कितना आ जाएगा 1:5 का, ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5/1 ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, एनर्जी स्टोर्ड का ही है, मगर इसमें एक डायग्राम गिवन है हमें। क्या बोल रहा है, सपोज ए क्यूब ऑफ वॉल्यूम 2 mm क्यूब, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम क्या है 2 mm क्यूब, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। वो क्यूब क्या है, एक सर्कुलर लूप के सेंटर में रखी गई है, और वो लूप का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, वो लूप 2 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब, कितनी उस क्यूब में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होगी ये निकालो बोल रहा है। ठीक है, तो हम एनर्जी स्टोर्ड का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। बस हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि जो एक सर्कुलर रिंग रहती है उसके बीच की मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, बस ये यहाँ पे याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। और इसको तो हम प्रीवियसली दोनों बार, पिछले चौथे और पांचवें दोनों चैप्टर में इसको हम क्या किए, एक एक बार देखें। ठीक है, सॉल्व करते हैं। और कुछ डायग्राम दिया है क्या, नहीं डायग्राम नहीं, भी एक दिया नहीं दिया है, अपन बना लेंगे डायग्राम। क्वेश्चन पढ़ के तो पूरी कंडीशन समझ में आ रही है कि एक सर्कुलर लूप है और उसके बीच में क्या रखा हुआ है, क्यूब रखा हुआ है। ओके, फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज। क्या क्या गिवन है देखते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ है किसका, वो स्क्वायर लूप का, और कितना 2 mm क्यूब, 2 mm क्यूब है। ओके, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर, अब mm क्यूब है तो एक mm को कन्वर्ट करने के लिए 3 रहता है, और यहां पे क्यूब है तो -9 हो जाएगा, -9 मीटर क्यूब। 2 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि एक mm को मीटर में एक mm, यहाँ पे तो क्यूब है, सिर्फ नॉर्मल mm रहता तो उसको 10 टू द पावर -3 करते हैं, तो यहाँ पे खुद क्यूब है तो ये 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस करेंगे। ठीक है, रेडियस दिया है उस स्क्वायर मतलब वो लूप का जिसके बीच में क्यूब रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, और करंट दिया है उस लूप में कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। ठीक है, कंडीशन बनाते हैं तो कैसा लूप है, एक तो लूप है ऐसा स्क्वायर लूप, और इसमें क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ले लेते हैं, कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं, एक करंट फ्लो हो रहा है, और इसके बीच में क्या रखा हुआ है, एक क्यूब रखा हुआ है, सेंटर में एक क्यूब रखा हुआ है, और ये जो कॉइल है इसका रेडियस हमें गिवन है r, ये वाला हमारा क्यूब हो गया, और ये क्या है हमारा सर्कुलर लूप। ठीक है, निकालना क्या है हमें, टू फाइंड क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड निकालना है उस क्यूब में, और क्यूब में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही थी, U क्यूब, ये चीज क्या करनी है हमें फाइंड आउट करनी है। U सबस्क्रिप्ट में क्यूब मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन दी क्यूब निकालना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन देखते हैं कि एक सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप क्या होगा, इसका फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू I बाई 2R। ये आता है रिलेशन हमारा म्यू 0 I बाई
2r। ये क्या होगा, इसके सेंटर में इस एक लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिलेशन होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन हमारा एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन क्या। एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम कैसे डिनोट कर रहे थे, स्मॉल यू से, और उसका रिलेशन क्या आया था, b² / 2μ0। यही अभी हमने निकाला है एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन। और यहां पे क्या चीज की वैल्यू देखेगी, हाँ ओके, तो ये क्या है, एक प्रकार से एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब निकालेंगे तो कैसा होगा, देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड in the cube क्या होगा, कुछ नहीं, एनर्जी डेंसिटी से हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, मतलब हमारा u आ जाएगा। और u कैसे आ जाएगा हमारा, स्मॉल u से हम क्या करेंगे, v को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और v को हमने और किसी से डिनोट किया है क्या, नहीं, v को वॉल्यूम से किया है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब जो ये b² / 2μ है, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, v को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b² / 2μ0 पहले एनर्जी डेंसिटी से लेके बनाए, क्योंकि बाकी वाली सारी चीजें क्या है हमें पता नहीं है। और इससे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, u को इंटू वॉल्यूम को इंटू v, ठीक है। और मेन क्या करना है, जो b² है उसकी हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है यहां से, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो u कितना हो जाएगा, u का हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, u = फर्स्ट क्या करते हैं, b² की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू पुट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो μ0 I / 2r का होल स्क्वायर, ओके। और 1/2 भी था यहाँ पे, ठीक है। तो वो 1/2 को आगे ले लेते हैं μ0 के साथ, तो इंटू 1/2μ0 इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले स्क्वायर दे देते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा, μ0 का स्क्वायर I² / 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और r² इंटू 1/2μ0 और इंटू v। यहां से दिख रहा है कि क्या हो जाएगा, μ0 और इसका स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। और कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, नहीं। तो क्या आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन, μ0 एक ही बचा, I² है, I² और 2 × 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। और ऊपर में क्या है, वॉल्यूम भी है जो क्यूब का, नीचे 2 × 4 = 8 हो जाएगा, और 8r², ये आएगी हमारी वैल्यू। अब क्या है, अब जितनी भी वैल्यू है सब हमारे पास गिवन है। μ0 की वैल्यू डालते हैं, 4π × 10⁻⁷ ओके, इंटू I। करंट कितना बोल रहा है, 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, कितना बोल रहा था, करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम दिया है 2 mm³, तो 2 × 10⁻⁹ यही है वॉल्यूम की वैल्यू, ओके। डिवाइड बाय 8 इंटू रेडियस किसका, सर्कुलर लूप का, और उसकी वैल्यू क्या दिया था, 5 सेंटीमीटर, और रेडियस का स्क्वायर है, तो 5 × 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी, उस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50.26 × 10⁻⁻14 जूल्स, ये आएगा हमारा आंसर। ऐसा 10 टू द पावर लेने में फायदा क्या है कि आप नॉर्मल चीजों को अपना सॉल्व करें और 10 की पावर को अलग सॉल्व करें, तो आपका डायरेक्ट ऐसे आंसर आएगा। मैंने भी एक बार सॉल्व किया ही, आप भी सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर, ओके। तो इसी के साथ क्या होता है, ये वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट, किसका, ये पूरा किस पे बेस्ड था, सेल्फ इंडक्टेंस पे बेस्ड था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो किस पे बेस्ड रहेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।